अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इंडस्ट्रियल लॉ में या लेबर लेजिस्लेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया एक्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो है, मेन प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट दिस एक्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश क्या है और हमें स्थायी आदेश निकालने की सेवायोजक को क्या ज़रूरत पड़ती है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर श्रमिक के लिए जो आदेश होते थे या नियम होते थे वह सेवायोजक के अकॉर्डिंग होते थे, उसकी इच्छा से होते थे, ठीक है। और सेवायोजक उनसे उसके लिए उनको बाध्य भी कर सकता था कि आपको ये करना ही है, ठीक है। और ये कभी कभी उनकी सेवा से बाहर भी होता था तो भी उन्हें करना होता था। लेकिन परिस्थितियाँ जैसे जैसे आगे समय के साथ श्रमिक की जो दशाएं थी उसमें परिवर्तन आए, उनकी कंडीशंस में परिवर्तन आए और कुछ नियम या शर्तें जो कि ज़रूरी बन गई, जिसकी आवश्यकता उसका उन्हें अनुभव हुआ कि ये चीज़ें नियम में होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनका एम्प्लॉयर के द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जिसके कारण इस एक्ट को बनाया गया है। पहला, सेवायोजक को उनके अधीन नियोजित व्यक्तियों के नियोजन की शर्तें को पर्याप्त स्पष्टता से परिभाषित करने के लिए बातें करना। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि जो एम्प्लॉयर हैं वो जो एम्प्लॉयज़ को ये बता दें कि किस शर्तों पे आपको रखा गया है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेक्स्ट है नियोजित व्यक्ति को उक्त शर्तों से अवगत कराना, अब उनको इन्फॉर्म भी कराना, उनको बताना के लिए भी क्या है, सेवायोजक बाध्य है। और अगर समान वर्ग व समान प्रकार का कार्य कर रहे हैं कोई श्रमिक, तो उनके नियोजन से की निबंधों एवं शर्तों में एक रूपता होनी ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी या सिमिलैरिटी होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। एक्सटेंट की बात करें तो अधिनियम का विस्तार एवं उसे लागू होना। एक्सटेंट की बात करें तो ये जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 100 या 100 से अधिक व्यक्ति एम्प्लॉयड हो, नियुक्त हो, या अथवा पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अगर वो एम्प्लॉयड या नियोजित रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन है, ये एक्ट वहाँ पर लागू होगा। किंतु समुचित सरकार कम से कम 2 माह की सूचना देकर राजकीय ऑफिशियल गैजेट्स जो होते हैं उसके द्वारा इसके जो प्रोविजंस हैं वो निकाल सकती हैं और उनको प्रतिष्ठान पर उनको लागू करने का राइट समुचित सरकार के पास होता है। नेक्स्ट हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एप्लीकेशन नहीं है ये, सॉरी डेफिनेशन है जो आपको ज़रूरी है इस एक्ट के अंदर जानना। सबसे पहला पॉइंट आता है एपीलेट अथॉरिटी, जिसको अपन बोलते हैं अपील प्राधिकारी। एपीलेट अथॉरिटी जो है ऐसा प्राधिकारी से है, ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो समुचित सरकार ने इस अधिनियम के अधीन सूचना जारी करने के लिए निर्धारित क्षेत्र में अपील अधिकारी के कार्यों को करने के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया है। अब इससे रिलेटेड एक्ट की जो अधिसूचना होगी कौन जारी करेगा, एपीलेट अथॉरिटी। और मान लीजिए कभी एपीलेट अथॉरिटी में वो व्यक्ति नहीं है और कोई अगर अपील गवर्नमेंट के पास सामने जाती है तो, या कोर्ट के सामने जाती है, तो वहाँ पर हम ये मानेंगे कि जो न्यायालय है वही कौन है, एपीलेट अथॉरिटी माना जाता है। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप सब जानते हैं, समुचित सरकार। अगर कोई एक्ट सिर्फ राजस्थान तक सीमित है तो सरकार हमारी राज्य सरकार होगी, और अगर उसकी सीमाएं एक राज्य से ज़्यादा कुछ राज्यों पर है में भी है तो हम उसको केंद्र सरकार हमारी समुचित सरकार होती है। नेक्स्ट आता है प्रमाणकर्ता अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर
स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो आपको बताना है। सर्टिफाइंग ऑफिसर को हम बोलते हैं प्रमाणकर्ता अधिकारी से तात्पर्य श्रम आयुक्त या प्रादेशिक श्रम आयुक्त में से है। इसके अंतर्गत वह अन्य अधिकारियों भी सम्मिलित हैं जो कि राजकीय गैजेट के अनुसार सरकार ने उनको नियुक्त किया है। ठीक है, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है? जिसको सर्टिफाइंग ऑफिसर के श्रम आयुक्त या प्रादेशिक श्रम आयुक्त में से है, जिसके अंतर्गत उसे वह अन्य अधिकारियों में सम्मिलित है, जिसे और भी अगर कुछ अधिकारियों को समूची सरकार ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो वो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर ही काउंट होते हैं। सेवा आयोजक या एम्प्लॉयर या नियोजक जिसे हम बोलते हैं। सेवा आयोजक से तात्पर्य उस औद्योगिक प्रतिष्ठान का स्वामी से है जिसके अधीन ये अधिनियम लागू होता है। इसकी जैसे मान लीजिए जिसे कारखाना अधिनियम 1948 में के अधीन कारखाना प्रबंधक है वहाँ का सेवा आयोजक। अगर भारत में किसी भी सरकारी विभाग को कंट्रोल करने के लिए अगर हमने उस सरकार की ओर से कोई नियुक्त प्राधिकारी अपॉइंट कर रखा है, अगर वो है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर वो माना जाएगा, और अगर वो नहीं है तो वहाँ का विभागाध्यक्ष जो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो वहाँ का सेवा आयोजक माना जाएगा। और दूसरे कंडीशंस में अगर स्वामी या और कोई भी प्रबंधक नहीं है तो पर्यवेक्षण या नियंत्रक जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, औद्योगिक प्रतिष्ठान। औद्योगिक प्रतिष्ठान से निम्नलिखित में से है कौन कौन है? मजदूरी भुगतान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, रेलवे अधिनियम, भारतीय रेलवे अधिनियम, और उस व्यक्ति का प्रतिष्ठान जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्वामी के साथ किए गए अनुबंध की पालना के लिए श्रमिकों की नियुक्त करता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर की? स्थायी आदेशों से तात्पर्य इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित नियमों से है। ठीक है, तो ये जो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, प्रथम अनुसूची के अंदर जितने भी विषय है, ठीक है, हम उन विषयों को क्या बोलेंगे? दे आर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस, या प्रथम सूची में जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। पहला, श्रमिक का वर्गीकरण। उदाहरणार्थ स्थायी है, अस्थायी है, प्रशिक्षु है, प्रोबेशनर है, बदली श्रमिक है, या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त है। आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, टाइप ऑफ वर्कर्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स जिसे अपन कहेंगे। श्रमिकों का कार्यविधि क्या है, अवकाश के दिन कितने मिलेंगे उनको, वेतन दिवस क्या है उनके, मजदूरी की दरों की सूचना देना आदि। पारी में काम करना, शिफ्ट जिसे अपन कहते हैं, उपस्थिति तथा विलंब से आने के लिए क्या पनिशमेंट है। नेक्स्ट है छुट्टी एवं अवकाश के लिए आवेदन की शर्तें क्या रहेंगी, विधि या अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन ऑफिसर होगा, कुछ द्वारा कौन से द्वार से प्रवेश करना है, क्या आपको एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉयर कि आप कहाँ से एंटर करोगे, और तलाशी देने के लिए आपका दायित्व क्या रहता है। औद्योगिक प्रतिष्ठान के खंड सेक्शन को बंद करना या पुनः खोलना या स्थायी रूप से बंद करना, या इस मामले में उत्पन्न होने पर सेवा आयोजक एवं कर्मचारी के अधिकार एवं दायित्व क्या रहेंगे। सेवा या रोजगार की समाप्ति तथा इस हेतु सेवा आयोजक या कर्मचारी द्वारा सूचना देना संबंधित नियम। दुराचरण के कारण निलंबित, अगर सस्पेंड किया गया या पदमुक्ति करी गई है जिसको डिस्पेंस बोलते हैं, तथा वह कार्य या गलतियां जो दुराचरण माना जाए वो क्या है। और सेवा आयोजक तथा उसके एजेंट या सेवा आयोजक के अनुचित व्यवहार या उसकी अनुचित मांगे, रॉन्गफुल एक्शंस हैं के विरुद्ध कर्मचारी को क्या उपचार मिलते हैं, अन्य कोई विषय वस्तु जो निर्धारित कर दी जाए। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है हमारा। नेक्स्ट आते हैं सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर ने अभी अपना एक स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट खोला है, तो उसको अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं ड्राफ्ट स्थायी आदेशों की प्रस्तुति।
ठीक है। इसके लिए 6 माह में प्रस्तुति करना ज़रूरी है। किसी भी औद्योगिक संस्था पर उस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 6 माह के भीतर सेवायोजक को स्थायी आदेश प्रस्तुत कर देने चाहिए। स्थायी आदेश प्रमाणन के लिए, उसको सर्टिफाई करवाने के लिए उसे 5 कॉपी में वो आदेश देने होते हैं, उसको 5 कॉपी में वो प्रेजेंट करने होते हैं। प्रथम सूची में मॉडल स्थायी आदेश के अनुरूप अब वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या जो मॉडल स्थायी आदेश बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट सबमिट करता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों का विवरण संलग्न करना। अब इसमें टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ भी उसको संलग्न करने पड़ेंगे, उसके यहाँ कितने प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसको वो, और अगर श्रम संघ है तो उसको श्रम संघ का भी नाम लिखना पड़ता है। सेवायोजकों के समूह द्वारा संयुक्त ड्राफ्ट या स्थायी आदेश। अगर चाहे कुछ सेवायोजक चाहें जो कि एक जैसा कार्य कर रहे हो, उनकी डिस्प्लेसमेंट एक जैसी हो, समान प्रकार का कार्य हो रहा हो, तो वो एक साथ मिलकर ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं, सिमिलर होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। अब आगे देखते हैं आपको इस यूनिट में से क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बनता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है ये, इफ़ द एक्ट नहीं है। हु इज सर्टिफाइंग ऑफिसर, सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है, एंड डिफाइन स्टैंडिंग ऑर्डर एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। स्टैंडिंग ऑर्डर बताइए और उसका स्कोप के अंदर आ जाएगा। प्रथम अनुसूची जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे, आप फ्री हैं, वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।